हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए फिर से चैप्टर नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं, जिसमें आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा मेन रूप से सेल का विद्युत वाहक बल और किरचॉफ के नियम। उससे पहले आप छोटी मोटी जानकारी है वो प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत सेल, जिसको आपने केमिस्ट्री में भली भांति पढ़ रखा है, ठीक है। तो विद्युत सेल क्या होता है, इसमें एक खोल होता है और खोल के भीतर हम कोई वैद्युत अवघट्य भर देते हैं, ठीक। खोल के भीतर कोई वैद्युत अवघट्य भर देते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, कोई भी हम। इसमें दो छड़ें होती हैं, दो छड़ें होती हैं कैसी, एक एनोड की और एक कैथोड की, ऐसे करके, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लस, और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनस। जो प्लस होती है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो माइनस होती है उसे हम कहते हैं कैथोड। एनोड क्या करता है, इस वाले जो सिरे को हम क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से। तभी ये क्या करता है, इसे प्लस क्यू आवेश दे देता है। और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, इसे हम किसी भी अन्य चालक से जोड़ देते हैं, अन्य चालक से, जिस पर अपने आप माइनस आ जाता है। तो ये जो है धनावेश से माइनस की ओर आवेशों का प्रवाह करने लगता है, ठीक है, ऐसा करके। ये हमारे पास सेल हो गया। तो क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी लाइट चली जाती है तो हमारे घरों में लगा इन्वर्टर वो क्या करता है, आवेशों के प्रवाह की दर को बनाए रखता है, जिससे हमारे घर की लाइटें या पंखे या कोई भी विद्युत उपकरण है वो चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्टर जो है जिससे भी ऊर्जा ले रहा है वो क्या है, वो हमारे पास एक सेल होता है, और सेलों के संयोजन से ही जो युक्ति प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। लेकिन उसका जो मुख्य पार्ट है वो क्या है, सेल। सेलों का संयोजन हम कराएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत सेल, ये क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी भी चालक में, किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह सतत रूप से, सतत रूप से बना रहता है, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है, ठीक। यह करता क्या है, यह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोई भी एक रसायन भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। और ये जो रसायन भरे हुए होते हैं ये हमें क्या देते हैं, ये हमें विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो ये करता क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। ये मेन रूप से आप याद रखना कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है,
ऐसे करके दो तार निकाल दो और एक बड़ी सी प्लेट बना दो, एक छोटी सी प्लेट बना दो, तो ये प्रतीक होता है। जैसे मान लिया हमें बल्ब जलाना है, तो इसमें जो हम जिस चीज़ से भी बल्ब जलाएंगे तो उसमें इतनी भारी बैटरी तो बनाएंगे नहीं, तो ये ऐसे करके माइनस प्लस से दर्शा देंगे और बल्ब जो है हमारा जल जाएगा। ठीक, ये होता है। अगली चीज़ समझो, अब हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से समझो। अब हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ। ईएमएफ ये होता है। ये क्या होता है? ये समझ लो जैसा विभव होता है, विभव उसी का बिल्कुल सगा होता है। कैसे समझो? विभव क्या करता है? जैसे मान लिया ये एक सिरा है, एक ये सिरा है। जब हम इसमें आवेश देते हैं तो इन सिरों के बीच में प्लस को इधर की ओर यानी एक सिरे से दूसरे की ओर धक्का देता है। धक्का देने के कारण ही इसमें आवेशों का प्रवाह संभव होता है। इसमें हमने बताया क्या था विभव वाले में? विभव में बताया था किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन ये स्थिति कहाँ होती है? ये सेल के बाहर होती है। जैसे हम यहीं पर बता दें, देखिए ये जो सेल बना हुआ है इसी में बता दें, अगर हम बाहर देखेंगे तो जो आवेश जाएगा तो वो विभव होगा। लेकिन अगर सेल के भीतर की बात करें तो जो आवेश जाएगा उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये V होता है और ये E होता है और बटे में क्या होता है? Q। जैसे इसका मात्रक वोल्ट होता है वैसे ही इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। ठीक, बस इसका काम क्या होता है? सेल के बाहर आवेश को ले जाना, और इसका काम क्या होता है? सेल के भीतर बाहर आवेश को ले जाना। इसका काम होता है धनावेश से ऋणावेश की ओर, लेकिन इसका काम क्या होता है? सेल के भीतर ऋणावेश से धनावेश की ओर। बस, तो हम क्या करेंगे? सेल के भीतर एकांक आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर ले जाने में किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल ई से कहीं कहीं पर या तो कहीं कहीं पर स्मॉल ई से भी प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये होता क्या है? यदि Q आवेश को ऋण प्लेट से
धन प्लेट की ओर ले जाने में किया गया कार्य W हो, तब E बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। या तो कैपिटल E बराबर W अपॉन में Q हो जाएगा। मात्रक और विमा, मात्रक जो होगा वही होगा जो विभव का होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। ठीक, क्या कहते हैं, वोल्ट। चलिए अब अगली चीज समझेंगे। सेल का टर्मिनल विभवांतर जो हम बता चुके हैं वो सिरों के बाहर होता है। ठीक है, सिरों के विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये जो सेल के सिरे हैं ये, इन्हीं को हम टर्मिनल कहते हैं। तो क्या है, सेल के सिरों के मध्य विभव के अंतर को ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। V से या डेल्टा V से, विभव में अंतर है तो डेल्टा V से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, इसका मात्रक आपको पता है वोल्ट होता है, मात्रक वोल्ट होता है, और जो है जूल प्रति कूलम भी हो सकता है। अब क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल की केवल जानकारी है। क्या होता है, अब ये बताइए, सेल के भीतर हमने वैद्युत अपघट्य भर दिया, अगर हम इसकी जगह पर कोई और पदार्थ भर दें, जैसे मान लिया शहद भर दें, शहद, तो क्या आवेश कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हम वैद्युत अपघट्य के रूप में, जैसे H2SO4 है या HCl अम्ल है, कोई अम्लीय पदार्थ नहीं भरते हैं, तब तक जो है आवेश ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर नहीं जा पाते। तो यानी कि वैद्युत अपघट्य द्वारा आवेशों के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, सेल के भीतर सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य द्वारा आवेशों के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ये मिटा देते हैं। अगली हेडिंग रहेगी सेल के विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल विभवांतर बी तथा आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। हमारे पास क्या है, एक सेल है, इसकी ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर। ये है विद्युत वाहक बल का ई, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर। इसे हमने क्या कर दिया, एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके साथ हमने कोई चालक जोड़ दिया जिसका विभव क्या है, V, और प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। तब इस सेल द्वारा जो चालक को आवेश दिया जाता है, इस सेल द्वारा जो पूरा आवेश दिया जाता है, तो चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो सेल द्वारा किया गया कार्य और इस चालक द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर माना होना लिखा देंगे, तो क्या है, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य जो W होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल r के सिरों का कार्य, जिसे हम मानेंगे W1, प्लस कैपिटल R के सिरों का कार्य, जिसे हम मानेंगे W2। ठीक, हम यहां लिखे देते हैं, क्या लिखेंगे, माना E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध के सेल के सिरों से कैपिटल R प्रतिरोध का चालक जुड़ा है, तब चालक व सेल में सेल द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर R के सिरों का कार्य बराबर कैपिटल R के सिरों का कार्य। कहने का मतलब ये है, जो W की वैल्यू हो जाएगी वो W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगी, समीकरण 1 मान लो इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, W के लिए निकालेंगे। W के लिए निकालेंगे तो W के लिए जो हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V Q हो जाएगा, और V बराबर, V तो ऐसे, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे V बराबर
मतलब W बराबर V इंटू आई टी। ये तो हो गया W। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया W के लिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर W1 के लिए। W1 के लिए, W के लिए हम क्या करें, W1 के लिए तो W1 जो हो जाएगा वो भी V इंटू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर V की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास E, और E बराबर क्या हो जाएगा आई आर। जैसे V बराबर आई आर होता है वैसे E बराबर आई आर, और Q बराबर क्या हो जाएगा आई टी। तो हमारे पास V की वैल्यू है हमारे पास आई आर, और इसकी वैल्यू है क्या आई टी। तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास आ गई W1 की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। ध्यान रखेंगे, ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद W2 के लिए, W2 के लिए अगर हम देखेंगे तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी V इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर V तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन Q की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास आई टी। V के लिए भी देखेंगे, यहाँ पर V का मान रखें या यहाँ पर V का मान रखें, अभी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V बराबर V इंटू आई टी, ठीक, ये हमारे पास आ गया V इंटू आई टी। यहाँ पर अच्छा V बराबर क्या लिख लें, V बराबर आई आर लिख लें। तो जब हम यहाँ पर V बराबर आई आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई आर, आई और आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखे देते हैं आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण जब 1 हम देखेंगे तो W की जगह पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, तो W1 की जगह पर क्या है आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, प्लस W की जगह पर क्या है बी आई टी। तो इसमें से आई टी कॉमन है, अंदर बचेगा आई आर, इसमें से भी आई टी कॉमन है तो अंदर बचेगा आई आर और प्लस में बी। तो आई टी से आई टी कट जाएगा तो आई आर बराबर हो जाएगा हमारे पास आई आर और प्लस में बी, ठीक। तो जब हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू, तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आई आर माइनस का आई आर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज और होती है, यहाँ पर आई आर बराबर क्या होता है ई, लाइव लाइव चल रहा लाइव, तो आई आर बराबर क्या होता है ई। तो यहाँ से हमारे पास v बराबर आई आर और माइनस का ई, यहाँ पर v बराबर ई माइनस आई आर, यहाँ पर ये फार्मूला आना चाहिए, लेकिन ये सेल डाउन हो रहा है, हमें चार्ज होने के लिए निकालना है, ठीक है। तो जब हम चार्ज होने के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए कहीं पर गड़बड़ हुआ है, चार्ज होने के लिए निकाले हैं, हाँ। तो सेल के लिए जब हम निकालेंगे तो सेल के लिए ये वाला हमारे पास, ये सेल के लिए, सेल के लिए बी की जगह पर हमने यहाँ पर निकाला था, अच्छा यहाँ पर यही गड़बड़ हो गया, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे, बी की जगह पर ई लिखेंगे, और ये हो गया हमारे पास आई टी, ये हो जाएगा, ठीक, ये भी ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
W1 इज इक्वल टू W1 की जगह पर EIT आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका मान रखें, चाहे तो VIT रख दें यहाँ पर, या तो ये रख दें। यहाँ पर ये भी मान रख सकते हैं, VIT ये भी रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए W1 की जगह पर हम क्या रख के देखें, यहाँ पर VIT रख के देखें, और इधर क्या रख के देखेंगे, W2 की जगह पर EIT, और फिर प्लस में इसकी जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे W2 की जगह VIT। ठीक है, VIT। अब देखते हैं क्या कौन से मान से आता है। अगर हम B की जगह पर, इस वाले की जगह पर हम ये वाला मान रख दें, ठीक, B बराबर E माइनस आई आर होना चाहिए, E माइनस आई आर, अगर ये इस तरफ से है। ठीक है, यहाँ पर B की जगह पर, इस वाले की जगह पर हम क्या रख देंगे, आई स्क्वायर, इस वाले पद की जगह पर आई स्क्वायर आर टी। ठीक, ये वाला रख के देखें, VIT सामने EIT, और प्लस में आई स्क्वायर आर टी। IT तो ऐसा ही रहेगा, IT हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा E प्लस में आई आर बचेगा। IT से IT कट जाएगा, तो B बराबर E प्लस क्या आ जाएगा, आई आर। तो यहाँ से E बराबर क्या आ सकता है, B माइनस आई आर आ सकता है। ठीक, ये आ सकता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेल के लिए लें तो ये नोट में आप लिख देना, तो V बराबर E माइनस आई आर भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तब। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम केवल चालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के लिए हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, अगर हम सेल की बात करें तो सेल के लिए देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये जो नोट वाला टॉपिक है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास जो कुल कार्य है, कुल कार्य वो क्या है, W बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य B इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, B इंटू Q। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, परंतु कार्य सेल द्वारा किया जाता है, तब B की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, E, और Q की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, IT। तब हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, EIT। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अच्छा, W1 की बात करें, W1 के लिए W1 जो होगा वो किसके लिए होगा, सेल द्वारा। W1 होगा सेल द्वारा। अब सेल द्वारा हो रहा है, तो W1 हो जाएगा, ये भी B इंटू क्यू,
लेकिन v की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e इंटू क्यू, और e बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई आर, और q बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टी। तो W1 जो हो जाएगा E की जगह पर आई आर और इंटू में आई टी, तो I और आई स्क्वायर आर टी, ये W1 हो जाएगा। अगली चीज क्या है, W2 के लिए। W2 किसके लिए है, R के सिरों के लिए है, R के सिरों पर। तो W2 जो हो जाएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, ये भी आएगा V इंटू क्यू, लेकिन V की जगह पर V ही रहेगा अब, और Q की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई टी। तो इसलिए W बराबर V आई टी, W2। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, कुल कार्य समीकरण एक से, समीकरण एक हमारे पास क्या थी, W बराबर W1 प्लस W2। तो W की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई टी। W1 की जगह पर हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर टी, प्लस W2 की जगह पर हमारे पास क्या है, वी आई टी। तो यहाँ से जब हम ई आई टी निकालेंगे, यहाँ से आई टी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा आई इंटू आर, क्योंकि एक आई चला गया, टी चला गया, आई और आर बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, वी। आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस आई आर। यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें तो वी बराबर ई माइनस आई आर, चाहे तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला। ये देखिए सेल के लिए आ गया। अगर हम चालक की बात करते हैं तो चालक के लिए आ जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का व्यंजक। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा क्या होती है, V बराबर E माइनस आई आर से। अगर हम इस वाले फार्मूले से लिखें तो हमारे पास, तो हमारे पास V, ये V बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहाँ हो जाएगा आई आर और E माइनस आई आर। ये आई आर इस तरफ ले आए, प्लस में आई आर और सामने क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ से हम क्या करें, आई कॉमन निकाल लें, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सामने ई। तो यहाँ से अगर हम टोटल आई की वैल्यू लिखेंगे तो ई और ये दोनों कहाँ जाएंगे, बटे में, ठीक। यही परिपथ में कुल धारा का व्यंजक है। अगर हम यहाँ से समझिए, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समझिए। क्योंकि I बराबर E बटा कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन B बराबर आई आर से अगर हम देखें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रखे ले रहे, यहाँ हो जाएगा V अपॉन कैपिटल आर, सामने E बटे आर प्लस आर। हम इसकी गुणा इससे करा दें, बी आर प्लस बी आर, सामने ई आर। हमें काहे का निकालना है, स्मॉल आर का। तो यहाँ से बी आर ऐसे ही रहने दें, ये ई आर कैपिटल का, और ये वाला भी इधर लेके आओ, बी आर कैपिटल वाला। तो ये बी आर ऐसे ही रहने दिया, हमने दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, आर। तो ई माइनस
बी हो जाएगा। यहाँ से अगर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा आर ई माइनस बी अपॉन में वी। ये भी फार्मूला हो सकता है हमारे पास। ठीक, अगर यहाँ से हम देखें तो बटे में अगर हम लिखें आर बराबर आर ई के बटे में भी बी लिख सकते हैं और बी के बटे में भी बी लिख सकते हैं। बी से बी कट जाएगा तो आर बराबर ई बटे में बी माइनस का 1, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगली चीज क्या है, परिपथ में कुल शक्ति, इसी में निकाला जाए। परिपथ में कुल शक्ति, अगर हम परिपथ में कुल शक्ति निकालें तो क्योंकि शक्ति P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, हमने आपको फार्मूला बताया था। यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो क्या है, E बटे में R प्लस स्मॉल आर, ये वाली जो वैल्यू अभी हम मिटा रहे हैं। तो E बटे में R प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में R। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो E स्क्वायर R और स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये परिपथ में शक्ति का व्यंजक है। ठीक, अगली चीज समझे। देखिए सेलों का संयोजन भी होता है, लेकिन सेलों का संयोजन ज्यादातर पूछा नहीं जाता। ठीक है, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन उस संयोजन में हमें प्राप्त धारा ही करनी होती है। तो वो डेरिवेशन तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन जो है हम बता दे रहे हैं आपको, उसमें जो धारा का व्यंजक होता है टोटल धारा का, वो आई बराबर क्या होता है, ई बटे में आर प्लस आर होता है। ठीक, चलिए सेलों का संयोजन हम आपको बताने से पहले किरचॉफ के नियम बताते हैं। क्या है, विद्युत परिपथ संबंधी, विद्युत परिपथ संबंधी किसके नियम, किरचॉफ के नियम। देखिए किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, आंतरिक प्रतिरोध और विभव की समानताएं या जो है उनमें तुलना करने के लिए जो है किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम, एक था धारा का नियम, एक था विभव का नियम, जिसे हम लूप का नियम या पास का नियम या मेश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रथम नियम है वो क्या है, प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है, इसे हम आपको बता दें क्या क्या कहते हैं। इसे धारा का नियम, ठीक, संधि का नियम, भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, आप एक पॉइंट समझिए, ये पॉइंट है, कोई संधि है मान लिया, इस पर मान लिया हमने धारा आने वाली है जो वो है I1 और I2, और इस संधि से जो जाने वाली धाराएं हैं वो हमने मान ली
I3, I4 और I5 मान लें। ठीक, ये संधि क्या है? O। अब ध्यान सुनिए ना, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, आने वाली धारा कौन कौन सी है? देखिए, आने वाली धारा है अर्थात I1 प्लस I2, और जाने वाली धारा कौन कौन सी है? I3 प्लस I4 और प्लस I5, ये है। ठीक है, जैसे मान लिया आपने अपने घर में विद्युत मेंस होती है, मतलब कहीं से आपकी कटिया पड़ी हुई है, तार पड़े हुए हैं, आपके घर में जो है लाइट जा रही है, तो ये तो धारा आने वाली है जिसे हम बोलते हैं I1, और उस धारा से कहीं पंखे में धारा जा रही है, कहीं बल्ब में धारा जा रही है, कहीं टीवी में धारा जा रही है। तो ये जो सारी धाराएं हैं जाने वाली, इन धाराओं का जो योग होता है आने वाली धारा के योग के बराबर होता है। आने वाली धारा कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो या जितनी भी हो, उनके योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी संधि पर धारा आती है तभी तो संधि से धारा जाती है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, या तो I1 प्लस I2 ये इस तरफ ले आओ, प्लस माइनस का I3 ये भी इधर लाओ, प्लस माइनस का I4 ये भी इधर लाओ, प्लस माइनस का I5 सामने 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो सिग्मा I है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक, ये आपको किरचॉफ का पहला नियम याद रखना है। अब जो दूसरा नियम होगा उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं, इसलिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। दूसरा नियम जो भी है उससे रिलेटेड आपके पास बीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु, ये बहुत चुनिंदा टॉपिक होते हैं, ये आपको कल ही बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।